अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शाहजी को देखकर एक आदमी कोठरी से निकल कर आ गया। शाहजी ने उसके करीब जाकर पूछा, सब ठीक है? वो आदमी बोला, ठीक है शाहजी। उस आदमी ने शाहजी ने ही कहा था, ये मैंने राजदारी बरतने के लिए अपनी तरफ से लिख दिया है। शाहजी ट्रक की पिछली तरफ आ गया। ये बहुत बड़ा ट्रक था। लकड़ी के शतीर सीधे भी खड़े थे और एक दूसरे के ऊपर भी लदे हुए थे। एक और आदमी कोठड़ी से निकल कर आ गया। उन्होंने एक तरफ से 3 शतीर हटा दिए। मैंने देखा कि वहां ट्रक के अंदर एक खुली जगह बनी हुई थी। बांस के साथ जलते बल्ब की रोशनी में यह जगह साफ नजर आ रही थी। शाहजी ने मुझसे कहा, तुम्हें जम्मू से बनहाल तक यहाँ लेट कर सफर करना होगा। क्या तुम ये तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हो? मैंने कहा, यह कोई तकलीफ नहीं है शाहजी। शाहजी बोले, सफर लंबा है, लेकिन रास्ते में हम तुम्हारी देखभाल करते रहेंगे। मैं बनहाल तक तुम्हारे साथ जाऊंगा। अब अंदर जाकर लेट जाओ। हम रातों रात जम्मू के इलाके से निकल जाना चाहते हैं। मैं ट्रक पर चढ़कर लकड़ी की शतीरों के नीचे जो खाली जगह बनाई गई थी वहां लेट गया। शाहजी कहने लगे, जम्मू बनहाल रोड पर पुलिस की चेक पोस्टें हैं। पुलिस चेकिंग करेगी। तुम कोई आवाज मत निकलना, बाकी मैं संभाल लूंगा। मेरे ऊपर और दाएं बाएं लकड़ी के शतीर और छोटी गेलियां इस तरह लगा दी गई कि मैं उसमें पूरी तरह छुप गया। मुझे बाहर की रोशनी भी नजर आना बंद हो गया, मगर जगह इस तरह बनाई गई थी कि मैं पहलू बदल सकता था और टांगे भी समेट सकता था। इसके साथ ही ट्रक का इंजन स्टार्ट हो गया। दूसरे लम्हे ट्रक सड़क पर चल रहा था। मैं लकड़ी के शतीरों के अंदर अंधेरे में ऐसे पड़ा था जैसे मुर्दा कब्र में पड़ा होता है। फर्क सिर्फ इतना था कि मुर्दा बेहिस्स हरकत होता है और मैं पहलू बदल सकता था, हाथ पैर हिला सकता था। ट्रक ने सड़क पर आने के बाद एक खास रफ्तार पकड़ ली थी और उसी रफ्तार पर चला जा रहा था। कभी सड़क की चढ़ाई आ जाती थी और ट्रक कभी नशे में उतरने लगता। वक्त का कोई अंदाजा नहीं था। अंधेरा और अंधेरा ही था। वक्त जैसे साकत हो गया था। काफी देर गुजरने के बाद मालूम हुआ कि मैदानी इलाका आ गया है। ट्रक हमवार सड़क पर चल रहा था। इस दौरान सामने की तरफ से आने वाले ट्रक भी थोड़ी थोड़ी देर बाद गुजर रहे थे। मुझे ताज़ा हवा बराबर आ रही थी। मैंने सो जाने का इरादा किया, मगर इस ख्याल से जागता रहा कि रास्ते में पुलिस की नाकाबंदी है। पुलिस और फौज भी मौजूद होगी। चेकिंग के दौरान कुछ भी हो सकता है। मेरा ख्याल है ट्रक को जम्मू के अड्डे से चले कोई 1 घंटा गुजरा होगा कि ट्रक की रफ्तार एकदम से हल्की होना शुरू हो गई। मैं चौकस हो गया। ऐसे लगा जैसे ट्रक सड़क से उतर गया है। फिर ट्रक रुक गया। मुझे शाहजी की आवाज़ आई। वो किसी को कह रहे थे, राम राम महाराज। किसी ने कहा कि ट्रक की चेकिंग होगी, तुम इस तरफ आकर खड़े हो जाओ। मेरा दिल धड़कने लगा। ये पुलिस या फौज के आदमी थे। उन्होंने शाहजी को कोई अहमियत नहीं दी थी। फिर ऐसी आवाज़ें आने लगीं जैसे ट्रक पर लदे हुए शतीरों को इधर उधर हटाकर देखा जा रहा है। साथ साथ आदमियों के बातें करने की आवाज़ भी आ रही थी। उनके लहजे से मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये फौज के नहीं बल्कि डोगरा पुलिस के आदमी हैं। ये लोग आगे शतीरों को टॉर्च की रोशनी में देखते मेरी तरफ आ गया। अंधेरे में शतीरों की दर्जों में से टॉर्च की रोशनी किरणों की शक्ल में मुझ पर पड़ती है और गायब हो जाती है। मैं सांस रोके शतीरों के बिल्कुल नीचे सीधा पड़ा रहा। शतीर बड़े बड़े थे। पुलिस वाले उन्हें हटा तो नहीं रहे थे, मगर उनके अंदर टॉर्च की रोशनी डालकर देख रहे थे और बातें भी कर रहे थे। जबरदस्त खतरा मेरे ऊपर मंडरा रहा था। फिर टॉर्च की रोशनी दर्जों में से आना बंद हो गई। शाहजी की आवाज़ आई, महाराज आजकल इतनी ज्यादा चेकिंग क्यों हो रही है? किसी ने जवाब दिया, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, अब तुम जा सकते हो। मेरी जान में जान है। मैंने गहरी सांस लिया और अपने अकड़े हुए जिस्म को ढीला छोड़ दिया। दूसरे लम्हे ट्रक आगे रवाना हो गया। मैंने आंखें बंद कर ली। नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। दिमाग में उलट पुलट ख्याल आने लगे। फिर मुझ पर गनूदगी तारी होने लगी और मैं सो गया। आंख एक धचके के साथ खुल गई। ट्रक रुक रहा था। मुझे लकड़ी की शतीरों की छोटी छोटी दर्जों में से दिन की रोशनी नजर आई। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं किसी संदूक में बंद हूँ। टांगों को दाएं बाएं सुकेड़ कर ऊपर नीचे करने लगा।
दिन चढ़ गया था। ट्रक रुक गया। इसके साथ ही शतीर इधर उधर हटाए जाने लगे। शाहजी की आवाज़ आई, जागते हो के सो रहे हो? मैंने कहा, जाग रहा हूँ शाहजी। शाहजी के साथ ड्राइवर और ट्रक का कलीन दोनों मिलकर शतीर और इधर उधर हटा रहे थे। फिर मैं बाहर निकल आया। धूप निकली हुई थी। ट्रक एक जगह पहाड़ियों के दरमियान वीरान जंगल में खड़ा था। शाहजी कहने लगे, आओ नाश्ता कर लो। तुम्हारी खुशनसीबी है कि रास्ते में पुलिस ने ज़्यादा चेकिंग नहीं किया। पहले चेक पॉइंट पर डोगरा फौजी खड़े थे। उन्होंने टॉर्च की रोशनी डालकर चेकिंग की थी। खुदा का शुक्र है कि वो तुम्हें नहीं देख सके। इसके बाद पुलिस वाले ज़्यादातर मेरे वाकिफ थे। हम लोग हफ्ते में 2 बार माल लेकर जम्मू से बनहाल जाते रहते हैं। टीले के दामन में एक छोटा सा पहाड़ी चश्मा बह रहा था। मैंने वहाँ मुँह हाथ धोया, पानी पिया। शाहजी अपने साथ मकई की गुड़ वाली मीठी रोटियाँ, मक्खन और थर्मस में चाय लाए थे। हमने चश्मे के पास बैठकर नाश्ता किया, चाय पिया। मैंने शाहजी से पूछा, अभी बनहाल कितनी दूर है? वो बोले, शाम को पहुँचेंगे। ट्रक की रफ्तार भी ज़्यादा नहीं कर सकते। कुछ देर आराम करने के बाद मैं दोबारा शतीरों के अंदर बनी हुई कब्र में जाकर लेट गया। मेरे ऊपर शतीर डाल दिए गया और ट्रक बनहाल की तरफ रवाना हो गया। दोपहर के बाद ट्रक किसी जंगल में एक बार फिर रोक दिया गया। वहाँ भी मैंने शतीरों के नीचे से निकलकर शाहजी के साथ बैठकर थोड़ी मीठी रोटी खाई, चाय पी और आगे रवाना हो गया। जब सूरज गरूब हो गया और रात की तारीकी जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों पर उतरने लगी तो ट्रक अपनी मंजिल पर पहुंच कर रुक गया। मुझे शतीरों के अंदर से निकाला गया। मैंने देखा कि ट्रक एक कच्ची सड़क के किनारे खड़ा है। उसकी बत्तियां भी बुझी हुई हैं। ऊपर कोई सड़क थी जिस पर थोड़े थोड़े फासलों पर बत्तियां जल रही थीं। शाहजी ने ऊपर की तरफ इशारा करके कहा, हम बनहाल से 2 मील आगे निकले हैं। ऊपर जो तुम रोशनियां देख रहे हो, ये बनहाल श्रीनगर रोड की रोशनियां हैं। यहाँ से तुम्हें अकेले ही श्रीनगर तक सफ़र करना होगा। हम लोग यहाँ से ट्रक लेकर वापस बनहाल जाएंगे और माल उतार कर कल सुबह वापस जम्मू रवाना हो जाएंगे। मैं ऊपर देख रहा था। पहाड़ी के पहलू में एक सड़क थी जिसकी बत्तियां झिलमिला रही थीं। शाहजी ने मुझसे पूछा, तुम श्रीनगर तक किस तरह जाओगे? सड़क पर तुम्हें लारी भी मिल जाएगी। तुम जंगलों में से गुजर कर जाओगे या लारी में बैठ कर जाओगे? मैंने कहा, मेरा ख्याल है मैं खतरे से काफ़ी दूर हो गया हूँ। अब श्रीनगर जाने वाली किसी लारी में बैठ जाऊंगा। जैसे तुम्हारी मर्जी। शाहजी ने कहा, पहले तुम ऊपर जाओ, तुम्हारे जाने के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। मैंने शाहजी से हाथ मिलाया, ड्राइवर और कलीन से भी हाथ मिलाया, उन्हें खुदा हाफिज कहा और झाड़ियों में से ऊपर सड़क की चढ़ाई चढ़ने लगा। सड़क पर आकर मैं एक तरफ होकर बैठ गया। मुझे मालूम था कि यहाँ से शाम के बाद शुरू रात में श्रीनगर जाने वाली लारियाँ मिल जाती हैं। मेरे पास पैसे मौजूद थे। इतने में नीचे शाहजी का ट्रक के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। फिर ये आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता दूर होते होते गायब हो गई। ट्रक कच्ची सड़क पर से होता हुआ आगे जाकर बनहाल रोड पर निकल गया। मैं सड़क के किनारे बिजली के खंभे के पास पत्थर पर बैठा बनहाल से आने वाली किसी लारी का इंतज़ार करने लगा। कोई आधे घंटे बाद दूर से मुझे लारी की बत्तियां नजर आई। लारी पहाड़ी के गिर्द चक्कर लगा कर आ रही थी। जब रोशनियां करीब आई तो मैंने खड़े होकर हाथ का इशारा दिया। लारी मेरे करीब आकर रुक गई। ये लारी श्रीनगर जा रही थी। उसमें काफ़ी मुसाफिर बैठे थे। मैं भी उसमें सवार हो गया। अपनी सीट पर बैठने के बाद मैंने मुसाफिरों का जायजा लिया। मुझे उसमें कोई मशकूक शिकल दिखाई न दिया। लारी चल पड़ी। दूसरे दिन श्रीनगर पहुंचते ही मैं लारी अड्डे से निकलकर एक तरफ चल पड़ा। मेरा लिबास आम पढ़े लिखे लोगों जैसा था। जैकेट और पतलून पहन रखी थी। गले में ग्लोबंद भी था। सर्दी बढ़ चुकी थी। आसमान पर हल्के हल्के बादल छाना शुरू हो गए थे। मैं चलते चलते शहर से काफ़ी बाहर निकल आया। यहाँ से मैं शुमाल मशरक़ की जानब खेतों में हो गया। सड़क पर मैंने भारतीय फौजियों के ट्रक देखे जो शहर की तरफ जा रहे थे। बाजारों में और चौक में डोगरा और सिख फौजी भी नजर आया। खेतों में दूर तक मैं चलता गया। मुझे मालूम था कि मुझे किस तरफ जाना है। खेत खत्म हो गए, आगे मैदान आ गया। ये एक खुला मैदान था जिसमें कश्मीरी किसानों की झोपड़ियाँ थीं। कश्मीरी औरतें चूल्हों में आग के पास बैठी थीं। मैं खामोशी से उनके करीब से गुजर गया।
दूर सामने पहाड़ी सिलसिला शुरू होता था। पहाड़ियों की ढलानों पर चीड़ और चनार के दरख्त ऊपर तक चले गए थे। मुझे उन पहाड़ियों में जाना था जहाँ कश्मीरी मुजाहिद कमांडो शेरवान की खुफिया कमीगाह थी। मैं ऊपर से होकर पहाड़ियों के जंगल में दाखिल हो गया। कई घाटियों और खाइयाँ अबूर करने के बाद आखिर मैं उस मकाम पर आ गया जहाँ से कमांडो शेरवान की खुफिया कमीगाह की हद शुरू होती थी। अब मैं मोहतात होकर चल रहा था। यहाँ चनार के घने झुंड थे, कोई सड़क या पगडंडी नहीं थी। मैं दरख्तों के दरमियान से गुजर रहा था। एक जगह अचानक दो कश्मीरी मुजाहिद दरख्तों में से निकलकर मेरे सामने आ गया। उन्होंने शॉट गन्नें थाम रखी थीं। उनका रुख मेरी तरफ था। उनके चेहरे सब्ज साफों में छुपे हुए थे, सिर्फ आंखें नजर आ रही थीं। मैं रुक गया। एक कश्मीरी मुजाहिद ने उर्दू में पूछा, कौन हो? मैंने कमांडो शेरवान की कमीगाह का खास कोड लफ्ज बोला। उन्होंने शॉट गन्ने नीचे कर लिया। एक मुजाहिद ने एक और कोड लफ्ज बोलकर पूछा, इसका दूसरा लफ्ज क्या है? मुझे मालूम था। मैंने दूसरा लफ्ज बोलकर कोड मुकम्मल कर दिया। अब उन्हें यकीन हो गया कि मैं कमांडो शेरवान का खास आदमी हूँ, क्योंकि शेरवान की कमीगाह का कोड सिवाय उसके चंद एक करीबी मुजाहिदों के किसी दूसरे को मालूम नहीं था। तब दूसरा कश्मीरी मुजाहिद कहने लगा, आगे दूसरे गार्ड भी ड्यूटी पर हैं, हम तुम्हें आज का पासवर्ड बता देते हैं। उसने मुझे उस रोज़ का पासवर्ड बता दिया। वहाँ पर रोज़ पासवर्ड बदल दिया जाता था। मैं एक खाई की चढ़ाई चढ़कर उस पहाड़ी के करीब पहुँचा जिसके गार में कमांडो शेरवान की खुफिया हाइडआउट थी। तो तीन कश्मीरी मुजाहिद अचानक सामने आ गया। मैंने पासवर्ड बताया तो उन्होंने मुझे रास्ता दे दिया, लेकिन 2 कदमों का फासला डालकर शॉट गन्ने उठाए मेरे पीछे पीछे चल पड़े। यह जगह मेरी देखी भली थी। टीले का छोटा सा मोड़ घूमकर मैं पहाड़ी के दामन में उस जगह आ गया जो कमांडो शेरवान की असल कमीगाह थी। यहाँ चाको चौबंद 4 मुजाहिद कमांडो वर्दियों में शॉट गन्ने उठाए कमीगाह के गार के मुंह पर दोनों जनेब खड़े थे। उनमें कमांडो बट भी था। उसने मुझे पहचान लिया था। दूर से मुझे सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब देकर कमांडो शेरवान का पूछा तो उसने कहा कि अंदर मीटिंग हो रही है, तुम यहाँ ठहरो, मैं कमांडर को खबर करता हूँ। मैं रुक गया। कमांडो बट गार के अंदर चला गया। मेरे करीब ही जो 3 कश्मीरी गार्ड खड़े थे उनके चेहरे बता रहे थे कि कोई इमरजेंसी पैदा हो गई है और हालात नॉर्मल नहीं हैं। मैं कमीगाह के बाहर खामोश खड़ा था। माहौल की कशीदगी का एहसास मुझे श्रीनगर शहर में भारतीय फौजी ट्रकों को तेजी से इधर उधर जाते और बाजारों में डोगरा फौजियों की नाकाबंदियों से ही हो गया था। मैं सोच रहा था कि ज़रूर कोई गैर मामूली बात हुई है। इतने में कमांडो बट ने आकर कहा, कमांडर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं गार के अंदर चला गया। मैंने देखा कि हाइडआउट में गैस लैंप की रोशनी में कमांडो शेरवान अपने 4 मुजाहिद साथियों के साथ मेज के गिर्द खड़ा एक नक्शे को गौर से देख रहा है। उसने मेरी तरफ नज़र उठाकर देखा और हाथ माथे तक ले जाकर सरसरी तौर पर मेरे सैल्यूट का जवाब दिया। उसका चेहरा उसके फिक्रमंद की हालात का आईनादार था। मैं उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। वो मेज पर फैले हुए जिस नक्शे को देख रहे थे उस पर जगह जगह पहाड़ियां बनी हुई थीं। एक पहाड़ी पर लाल पेंसिल से गोल दायरे का निशान बना था। कमांडो शेरवान ने उस जगह उंगली रखते हुए कहा, हमारा टारगेट ये पहाड़ी है। फिर वह मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ और कहने लगा, भारतीय फौजियों ने रात श्रीनगर के मजाफाती इलाके शाह मीरा में घुसकर मुसलमानों के सारे मकानों को नजर आतिश कर दिया है। उन मकानों में रहने वाले में से कोई मुसलमान औरत, बूढ़ा, जवान और बच्चा जिंदा नहीं बचा। सब के सब जलकर शहीद हो गए हैं। कमांडो शेरवान मेज से एक कदम पीछे हटकर मेरे करीब आ गया। वो दीवार के साथ लगे स्टूल पर बैठ गया। मैं भी उसके सामने वाले स्टूल पर बैठ गया। मैंने पूछा, क्या वहाँ हमारे मुजाहिद भी थे? कमांडो शेरवान ने कहा, हाँ, हमारे 5 मुजाहिद वहाँ मौजूद थे। उनमें से सिर्फ एक मुजाहिद जान बचाकर किसी तरह निकलने में कामयाब हो गया है। 4 मुजाहिद भारतीय फौजियों की फायरिंग का मुकाबला करते शहीद हो गए हैं। हमें अपने मुजाहिदीन के शहीद होने का गम नहीं है। हम तो शहीद होने के लिए ही गासिब भारतीय फौजियों से जंग कर रहे हैं। सदमा इस बात का है कि न जाने कितने मासूम बच्चे, जवान औरतें और बूढ़े भारतीय फौजियों की गोलियों और उनकी लगाई आग में जलकर शहीद हो गया। मैंने कहा,
हम इस जुल्म का बदला लेंगे। कमांडो शेरवान बोला, हम भारतीय फौजियों से इस जालमाना इक़दाम का बदला लेने का प्रोग्राम ही बना रहे हैं। तुमने नक्शे पर एक पहाड़ी पर सुर्ख निशान लगा हुआ देखा होगा। वह उठकर मुझे मेज के पास ले गया। हम दोनों झुककर नक्शे को देखने लगे। कमांडो शेरवान ने सुर्ख निशान वाली पहाड़ी पर उंगली रखते हुए कहा, इस पहाड़ी पर भारत की पूरी 2 रेजिमेंटें मुकीम हैं। हमारे आदमी ने इतला दी है कि इस डिवीजन का इम्यूनेशन डिपो भी है। इस पहाड़ी के नीचे एक सुरंग के अंदर है। श्रीनगर में इसी रेजिमेंट के फौजी जगह जगह कश्मीरी मुजाहिदों की तलाश में छापे मारकर घरों को आग लगा रहे हैं और मासूम कश्मीरी मुसलमानों को शहीद कर रहे हैं। शाह मीरा में मुसलमानों के पूरे मोहल्ले के मकानों को इसी रेजिमेंट के फौजियों ने नजर आते से और निहत्थे कश्मीरी मुसलमानों को शहीद किया है। मैंने कमांडो शेरवान से इस्तफसार किया कि हमारा प्लान क्या होगा। उसने नक्शे पर बनी हुई लाल निशान वाली पहाड़ी पर उंगली रखकर नीचे एक लकीर के अंदाज में लकीर खींची और बोला, हमारा कमांडो ऑपरेशन यहाँ से शुरू होगा। क्या हम नाइट अटैक करेंगे? मेरे सवाल पर शेरवान ने नफी में सर हिलाया। मैंने दूसरा सवाल किया, क्या हम दिन के वक्त गुरिल्ला एक्शन करेंगे? जब मेरे इस सवाल पर भी कमांडो शेरवान ने नफी में सर हिलाया तो मैंने पूछा, फिर हमारा प्लान क्या होगा? कमांडो शेरवान ने पुरआज़म लहजे में कहा, हम ज़मीन के अंदर से अटैक करेंगे। मैं कमांडो शेरवान का मुंह देखने लगा। मैं उसकी बात बिल्कुल ना समझ सका था। मैंने ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा, कमांडर, मैं समझ नहीं सका कि ज़मीन के अंदर से हम किस तरह हमला करेंगे। कमांडो शेरवान ने पहाड़ी वाले निशान की एक जानिब उंगली रखी और बोला, यह पहाड़ी इलाके के कोस्तानी सिलसिले की रज सबसे अलग है। भारतीय फौजी कमांड ने इसलिए इस पहाड़ी पर अपना गरीजन बनाया है कि यहाँ से चारों तरफ मशीन गन पोस्टें कायम करके पहाड़ी की हिफाजत की जा सकती है। मैं खामोश रहा। कमांडो शेरवान कहने लगा, इस पहाड़ी की एक और खसूसियत भी थी जिसके पेश नज़र भारतीय फौज ने उसे अपनी छावनी बनाने के लिए मुंतखब किया। वो खसूसियत यह है कि उस पहाड़ी के नीचे चट्टानों में एक कुदरती सुरंग बनी हुई है। यह सुरंग फौजी हथियार, असला और गोला बारूद की डंपिंग के लिए महफूज थी। चुनाचे भारतीय फौज की उन पहाड़ी वाली दोनों रेजिमेंटों ने बड़ी सुरंग में अपना इम्यूनेशन, असला और फौजी साजो सामान जखीरा कर दिया हुआ है। मैंने पूछा, क्या हमें उस इम्यूनेशन डिपो को उड़ाना होगा? तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, कमांडो शेरवान ने कहा, लेकिन उस सुरंग में इम्यूनेशन के जखीरे तक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि पहाड़ी के इर्द गिर्द भारतीय फौज का पूरा ब्रिगेड दिन रात पहरे पर मौजूद होता है। रात को सारी रात बिजली के बड़े बड़े बल्ब पहाड़ी के इर्द गिर्द रोशन रहते हैं। अगर कोई चींटी भी वहां से गुजरे तो नजर आ जाती है। फौज ने पहाड़ी के इर्द गिर्द की सारी झाड़ियां साफ करके एक हमवार पट्टी बना दी है। पहाड़ी के अंदर इम्यूनेशन के जखीरे तक जो सुरंग जाती है उसके मुंह को लोहे के मजबूत दरवाजे से बंद कर दिया गया है। बाहर मुसल्ला गार्ड 24 घंटे ड्यूटी बदल बदल कर मौजूद रहते हैं। ये सारी इतलात हमारे मुखबरों ने हमें पूरी तफसील से बता दी हैं। मैंने कहा, तो फिर हमारा प्लान क्या होगा? हम ज़मीन के अंदर से कैसे हमला करेंगे? कमांडो शेरवान ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया और उसे दबाते हुए बोला, हम भारतीय असलहा एमुनेशन वाली सुरंग के नीचे एक सुरंग खोदेंगे। मैं समझ गया कि कमांडो शेरवान का प्लान क्या था। वो एमुनेशन वाली पहाड़ी सुरंग के नीचे सुरंग खोद कर गोला बारूद के जखीरे में आग लगाना चाहता था। गोला बारूद के जखीरे में आग लगने का मतलब यह था कि एक हेबतनाक धमाके से गोला बारूद का जखीरा फटता और इसके साथ ही पहाड़ी और पहाड़ी पर मौजूद इंडियन रेजिमेंटों के सारे फौजी बारूकों और फौजी ट्रकों समेत भाग से उड़ जाते और उनका नामो निशान भी बाकी न रहता। इम्यूनेशन डम जब जमीन के अंदर फटता है तो उसके धमाके की ताकत 4 गुना हो जाती है। फिर वो महज एक गोला बारूद का डिपो ही नहीं होता बल्कि एक तरह से एटम बम बन जाता है। मैंने कमांडो शेरवान से कहा, इसका मतलब है कि हमें पहाड़ी तक बड़ी लंबी सुरंग खोदनी पड़ेगी। ये काफ़ी लंबी सुरंग होगी और चूंकि ये इंडियन मिलिट्री एमुनेशन डम की सुरंग के नीचे सुरंग होगी, इस पर काफ़ी वक्त लग जाएगा और हमारे मुजाहिदों और कमांडोज को दूसरे महाजों पर भी लड़ना पड़ रहा है। हमारे पास इतना वक्त नहीं होगा। इसके अलावा हमारे पास इतनी लंबी सुरंग खोदने के वसाइल भी नहीं हैं। हम अपने बेहद महदूद वसाइल के अंदर आज़ादी कश्मीर की जंग लड़ रहे हैं।
یہ حقائق آپ کے پیش نظر ہوں گے۔ کمانڈو شیروان بڑے غور سے میری بات سنتا رہا۔ جب میں نے اپنی بات ختم کر لی تو وہ بڑے پرسکون لہجے میں کہنے لگا، تم نے بالکل درست نتیجہ نکالا ہے۔ یہ ساری باتیں مجھے معلوم تھیں، لیکن یہاں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہمیں اتنی لمبی سرنگ نہیں کھودنی پڑے گی، بلکہ ہم کوئی نئی سرنگ نہیں کھودیں گے۔ تو پھر ہم بھارتی منیشن ڈمپ تک کیسے پہنچیں گے؟ کمانڈو شیروان کی وضاحت میری سمجھ میں بالکل نہیں آئی تھی۔ میرے خیال میں آپریشن پلان مزید الجھ گیا تھا۔ کمانڈو شیروان نے نقشے پر سرخ نشان والی پہاڑی کے بائیں جانب انگلی رکھ کر کہا، یہ جگہ دیکھ رہے ہو؟ میں نقشے پر جھک گیا۔ دیکھ رہا ہوں۔ کمانڈو شیروان اور میرے علاوہ وہاں پر موجود باقی چاروں کمانڈو بھی خاموش تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ انہیں شیروان کی سکیم معلوم تھی۔ کمانڈو شیروان نے کہا، اس پہاڑی کی پچھلی جانب ٹھیک اس جگہ چھوٹی سی ایک اور سرنگ بھی ہے، جس کا بھارتی فوجیوں کو ابھی تک علم نہیں ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہاں بھارتی فوج کا پہرا نہیں ہوتا، رات کو صرف کشتی پارٹی پیٹرول کرتی ہے۔ یہ سرنگ قدرتی نہیں ہے، اسے مغل بادشاہوں کے زمانے میں پہاڑی کھود کر بنایا گیا تھا، اور معلوم نہیں انہوں نے کس لیے یہ سرنگ بنائی تھی۔ یہ چھوٹی سرنگ آگے جا کر بند ہو جاتی ہے، اور ٹھیک اس جگہ جا کر بند ہوتی ہے جہاں اس کے اوپر بھارتی فوج کا گولہ بارود کا ذخیرہ موجود ہے۔ ہم نے اپنے خاص آدمی کے ذریعے اس کا پورا سروے کر لیا ہے۔ گویا یہ چھوٹی سرنگ پہاڑی والی قدرتی سرنگ کے نیچے سے ہو کر گولہ بارود کے ذخیرے تک جاتی ہے۔ ہمیں اس چھوٹی سرنگ میں داخل ہو کر جہاں سرنگ بند ہو جاتی ہے وہاں سے چھت میں سوراخ کر کے اوپر والی سرنگ میں پہنچ کر منیشن ڈم میں ٹائم بم لگانا ہوگا۔ بس یہی ہمارا ٹارگیٹ ہے، اور یہی ہمارا کمانڈو آپریشن ہوگا۔